हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग इकाई 3 पर एक एक नंबर के, चाहे वो अति लघुत्तरी हो, चाहे वो आपके ऑप्शनल वाले यानी कह सकते बहुविकल्पी, ऐसे क्वेश्चंस को आज हम लोग देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में हम सभी लोग कम से कम 15 से 20 के बीच में क्वेश्चंस रखेंगे और उसमें से आपको कम से कम 20 में से अगर मैं 20 क्वेश्चन देता हूं, आपको कम से कम 14-15 क्वेश्चन तो आता ही रहेगा। अगर दोस्तों आपको 20 क्वेश्चन में 14-15 क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी फिजिक्स की तैयारी जो चल रही है वह बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है। ठीक है, ये नहीं कि अगर आपका 20 आ जाए तो भाई बहुत बढ़िया है, सुपर डुपर है। ठीक है, अगर मान चलिए कि आप 10 से कम भी आ रहा है तो वहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा मेहनत को और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आज की क्लास में आप अपने आप को आकिए कि हम लोग कितने पानी में धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। क्या हमको अब डूबने की डर लग रही है या फिर हमको अब धीरे धीरे तैरने आ रहा है। चलिए शुरू करते भाई। आज की क्लास में हमने 9 क्वेश्चंस लिखा हुआ है और ऐसे क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड में कभी ना कभी आए हुए हैं। तो मेरे भाई, मैं जितना क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, अगर आप बढ़िया तरीके से केवल उसी का रिवीजन करिए तो आपको 70 में से 60 प्लस कोई ऐसा नहीं है जो 60 प्लस से कम पाए। अगर जब मैं जितना करा रहा हूँ उतना आप लोग लाइन बाय लाइन करते जाइए, उतना तैयार करते जाइए और ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ मैं ये कर रहा हूँ भाई, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन उन चीज़ों को छोड़ रहा हूँ जो हमारे एग्ज़ाम से नॉन इम्पॉर्टेंट है, जिनके आने के चांसेस हमारे बहुत कम है। ठीक है, अब कम समय में हमको हर चीज़ तो पढ़ नहीं सकते, तो कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ करके नंबर अगर लाना है तो हमारे साथ बने रहना है और देखना है कितना चीज़ें मैं करा रहा हूँ, उसको लाइन बाय लाइन करते जाइए, तैयार करते जाइए, तब आपको लगेगा कि हाँ अब की बार 70 में 60 बार तो होना तय है। चलिए भाई शुरू करते हैं आज की पहला क्लास में। इस क्लास का न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ, ये पहला जो क्वेश्चन है बायो-सेवर्ट नियम। बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। बताओ भाई, बायो-सेवर्ट का नियम नहीं याद है? बायो-सेवर्ट का नियम अगर एक नंबर में पूछता है मेरे प्यारों, तो वहाँ पे क्या लिखोगे कि डी बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। बस इतना आप लिख दोगे, आपको एक नंबर बायो-सेवर्ट के नियम का पक्का हो गया। ठीक है, अगर आप साथ में फिगर बना देते हो तो और अच्छी बात है। तो फिगर जो बनाओगे वह देखो, फिगर कैसे बनाओगे। ये एक कोई हमारा तार है, इस तार की छोटी लंबाई के कारण, छोटी सी लंबाई है dl, इसके कारण r दूरी पर, कहाँ पर r दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने का ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूले को क्या बोलते हैं? बायो-सेवर्ट का नियम बोलते हैं। डीबी क्या है? छोटी सी लंबाई के कारण छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, अब देखो भाई, यहाँ पे बायो-सेवर्ट नियम तो हमने लिख दिया एक नंबर के लिए। आपको एक नंबर में बायो-सेवर्ट के नियम को सदिश रूप में पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? सदिश रूप में पूछ लेता है। तो अब इसी चीज को अगर हमें सदिश रूप में लिखना है तो हम लोग सदिश रूप में कैसे लिखेंगे? सदिश रूप में भी आपको पता होना चाहिए। सदिश रूप में, अब देखो सदिश रूप में कैसे लिखेंगे? डी बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? म्यू 0/4 पाई आई वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर, वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर बटे आर क्यूब। वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर बटे आर क्यूब, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप। ये हमारा हो गया बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, याद रहेगा। एक एक नंबर का ये है, मजा आ गया 2 क्वेश्चन देखने में ना। एक में हमने 2 क्वेश्चन बता दिया। अब आगे देखो भाई क्या है। निर्वात की चुंबकशीलता, हमने निर्वात की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन 0 का मान, मात्रक, बीमा, तीनों बताया था भाई। मान नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन मात्रक और बीमा एकदम इंपॉर्टेंट है। मात्रक पूछ लेता है, बीमा पूछ लेता है। सेम उसी तरीके से निर्वात की चुंबकशीलता, जिसको हम लोग लिखते हैं म्यू 0 का मात्रक व बीमा। बताओ, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू 0 का मात्रक व बीमा याद है? देखो यही है ना, म्यू 0/4 पाई एक नियतांक है। इसी नियतांक में म्यू 0 को क्या बोलते हैं? वायु या निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं।
इससे पहले जो हमने क्लास ली हुई है, इससे पहले जो हम क्लास लिए हुए हैं, अगर आप दोस्तों उसको 2 क्लास हमने रिवीजन कर लिया हुआ है इकाई 3 का, अगर दोनों क्लास बढ़िया से आप देखे होंगे तो आपको जो मैं इसमें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, उसी से केवल रिवीजन की क्लास से ही आपको लगभग 13 से 14 क्वेश्चन मिलने वाला है। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया, ये भी क्वेश्चन कराया और ये भी क्वेश्चन मैंने रिवीजन की क्लास में ही कराया है। जो लोग देखे होंगे उनको आनंद आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा कि वाह सर ये तो मुझे पहले से आ रहा है। अगर देखो जब पहले से चीज़ें आती रहती ना तो वहाँ पर अपना मनोबल, अपना उत्साह, अपना जुनून आगे बढ़ता है, खुशी मिलती है। जब कोई भी काम करने में खुशी मिलती है ना तो वहाँ पे उस चीज़ अपने आप हम करने लगते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़ने में अगर काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है, आपके चेहरे पे अपने आप स्माइल आ गई होगी। और एक बार जब स्माइल आ जाती है ना तो सब्जेक्ट से जो डर होता है वह डर काफ़ी कम होने लगता है। और यही मेरा काम है, सब्जेक्ट से आपको डर कम कराना। एक बार डर कम हो गया तो आप चीज़ें जो मैं छोड़ा हूँ ना उसको भी पढ़ोगे, उसको भी पढ़ के आप दिखा दोगे। कब? जब आपका डर काफ़ी दूर हो जाएगा तब। तो अब ये जो म्यू जीरो है, म्यू जीरो का हमें क्या देखना है? मान देखना है, मात्रक देखना है। तो दोस्तों हमने म्यू जीरो बताया है कि जो म्यू जीरो अपान 4 पाई है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, म्यू जीरो अपान 4 पाई का मान होता है वह डायरेक्टली आपको याद रख लेना है 10 की घाते -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। याद रहेगा ना? 10 की घाते -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो मात्रक याद हो गया, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। मात्रक का तो कमाल है, मात्रक यही नहीं याद रहता है, बार बार भूल जाता है। अगर बार बार भूल जाते हो तो यहाँ से मात्रक निकालना सीखो, यहाँ से मात्रक निकालना सीखो। मैं यहाँ से आपको मात्रक निकालने सिखा रहा हूँ ताकि आप अगर बाई दफे देखो, ये चीज़ को याद रखना ना अपने आप में बड़ी बात होती है। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर जिसको याद है तो उसके लिए बहुत हल्की बात है, जिसको नहीं याद रहता है ना वो कन्फ्यूज रहता है कि न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है कि क्या होता है, कैसे होता है, भूल जाते हैं। अगर आपको मात्रक निकालने जरा सा भी आता है तो आप इसको नहीं याद कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, यहाँ से मैं निकालने आपको बता रहा हूँ। देखो भाई, यहाँ से मैं आपको निकालने बता रहा हूँ। थोड़ा सा जगह कम है, उस जगह कम में चीज़ों को आपको समझनी है और मैं समझाने का प्रयास करूँगा। चलो देखो भाई, यहाँ से कैसे निकालोगे? म्यू जीरो अपान 4 पाई को यहीं पर छोड़ दो, बाकी चीज़ों को उधर भेज दो। उधर भेजोगे डी गुणे आर स्क्वायर बटे आई डी एल साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होता। डी बी का मात्रक, ये तो मात्रक याद होगा, बी का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति देखो यार मतलब न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, आर का मीटर स्क्वायर बटे आई का एम्पियर, एल का मीटर। अब देखो 2 मीटर से कट गया, न्यूटन प्रति न्यूटन, देखो क्या बचा, न्यूटन बटे ए एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो यहाँ से निकालना आसान है अगर आपको याद नहीं है तो ये रट्टा मारोगे तो हो सकता है भूल सकते हो, लेकिन यहाँ से कब भूल सकते हो? कोई सवाल ही नहीं उठता, यहाँ से आप भूल जाओ, यहाँ से आप भूल जाओ, कोई सवाल ही नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मात्रक। अब मात्रक याद हो गया तो बीमा तो भाई चुटकियों वाला काम हो गया। तब देखो बीमा कैसे निकालोगे? न्यूटन का बीमा होता है m/2, एम्पियर का होता है A2, ये ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा m/2 अब इसको देख करके ना ललचा के मत सोचो कि ये हमें याद हो जाएगा। m/2 कितना आसान है, याद हो जाएगा। नहीं भाई, अभी आपको आसान लग रहा है, लेकिन जब आप कुछ ऐसे घुमा फिरा के वहीं देता है ना, आप कन्फ्यूजिया जाते हो। तो आपको करना क्या है? इस मात्रक को अगर रट सकते हो तो मात्रक को रटो। मैं कहता हूँ मात्रक को भी मत रटो, यहाँ से मात्रक को निकालना सीखो, इस मान को रटो 10 की घाते -7। ठीक है, चलो तो ये चीज़ हो गया। अगला देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन भाई, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का मान क्या होता है, मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का मान, मात्रक और बीमा, ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन को भाई आपको बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए। देखो अब देखो इसको कैसे याद रखोगे? म्यू जीरो बटा एप्सिलॉन जीरो नहीं, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का क्या देखना हमको भैया? मान और मात्रा को बीमा देखना है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे इसको काम हो गया है। ठीक है, ये यहीं पे मैं करता हूँ। तो म्यू जीरो का जो मान होता है भाई, देखो कैसे याद रखोगे? हमने आपको इसका डेरिवेशन बताया है कि म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो में जो संबंध है ना, वह भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो से रिलेटेड
जितनी भी चीज़ें हैं वह आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो म्यू जीरो अपसाइलन जीरो हमने ऐसा बताया होगा कि म्यू जीरो अपसाइलन जीरो बराबर 1/c²। बस यही याद कर लो, बस मेरे भाई यही केवल याद करना है आपको। म्यू जीरो अपसाइलन जीरो बराबर 1/c²। जो सी का है निर्वात में प्रकाश की चाल है, सी का है निर्वात में प्रकाश की चाल है। अब बताओ मान, पहले क्या निकला है मान, सी का मान क्या होता है 1/3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। आपको ऐसे भी लिख सकते हो या आप लिखो 1/9 × 10⁻16। ठीक है, ये आपने मान बता दिया। मात्रक बताना है 1/मीटर² तो हो जाएगा सेकंड² मात्रक क्या हुआ सेकंड² 1/ चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, सेकंड चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा सेकंड²/मीटर²। मात्रक याद रहेगा सेकंड²/मीटर²। बीमा का होता है, इसका जो बीमा होता है सेकंड का होता है L2, T2 मीटर का होता है L2 पर आ जाएगा L-2T2, L-2T2। मजा आ गया, मजा आ गया ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये सूत्र जो है, ये सूत्र आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे सूत्र निकाला गया, पहली चीज। दूसरी चीज, इस सूत्र पे आधारित आपको कोई ना कोई न्यूमेरिकल, अगर जो थ्योरी है वो थ्योरी नहीं आया तो इस पे न्यूमेरिकल आ जाता है। और एक नंबर में पूछा गया है कि कोनो वृत्ताकार कुंडली या लूप है, उसके सेंटरवा पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा और दिशा का होगा। कितने लोग को मान तो याद रहता है लेकिन दिशा गायब, दिशा क्या है गायब है। तो मैं मान, मात्रक और दिशा सब बता देता हूं। ठीक है, चलो भाई इसको मिटा दे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, जितना चीजें देखो आपको तैयार है ना, तो बस आपको केवल करना है कि हाँ मुझे तैयार है। बाकी जिसको नहीं तैयार है उस चीज़ों को जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ से आप लिख करके उसको रट डालो। ठीक है, लिख करके रट डालो, खासतौर से उस वाले क्वेश्चन को जो मैं कहता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको। तो वृत्ताकार लूप या कुंडली हमने बताया, इसका डेरिवेशन बड़े नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एक आध दो क्वेश्चन इस पर लगाए रहो और मैं खुद क्वेश्चन लगवा दूंगा एक आध दो, बाकी पहले से लगाए रहोगे और अच्छी बात है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है भाई, वह मान होता है B बराबर μ0/2 I/R। B बराबर होता है μ0/2 I/R, चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया। दिशा पूछ रहा है, दिशा देखो ये हमने बना दिया, कोई लूप बना दिया। ये क्या बना दिया, कोई लूप बना दिया। अगर लूप में धारा ऐसे भी प्रवाहित हो सकती है या तो लूप में धारा हमारी ऐसे प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, ऐसे भी प्रवाहित हो सकती है या ऐसे प्रवाहित हो सकती है। आप सोचोगे सर इसमें दिशा का कोई जिक्र नहीं कि आप दिशा काहे बता रहे हैं। भैया मैं बता रहा हूँ, थोड़ा समझो जरा कि दिशा मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ। अगर ऐसे प्रवाहित हो रही है, धारा दिशा में अंगूठा होना चाहिए सेंटर पर, चुंबकीय क्षेत्र किधर आया बाहर की ओर। इधर देखो धारा दिशा में अंगूठा, धारा दिशा में अंगूठा, फैली उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र किधर देखो धारा की दिशा में अंगूठा करना है, अंगूठा किधर होना चाहिए धारा दिशा में, धारा की दिशा में अंगूठा। ये फैली उंगलियां जो मैं मोड़ रहा हूँ ये उंगलियां कहाँ होना चाहिए, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हमको निकालना है। तो ये दिशा किधर होगा बाहर की ओर, ये दिशा किधर होगा अंदर की ओर। तो अंदर बाहर, तो यहाँ पे कहीं आपको धारा का तो जिक्र किया नहीं है। तो अंदर बाहर तो है लेकिन तल के लंबवत है, तल के लंबवत अंदर, तल के लंबवत बाहर, तल के लंबवत अंदर, तल के लंबवत बाहर। तो आप दिशा क्या बताओगे, दिशा आप बताओगे तल के लंबवत, तल के लंबवत। अगर आपको धारा की दिशा दिया रहेगा तब उसको बताओगे तल के लंबवत अंदर की ओर है कि तल के लंबवत बाहर की ओर है। लेकिन अगर केवल आपको दिशा पूछ रहा है तो तल के लंबवत। जब धारा की दिशा दे करके पूछेगा तब है तो ये वाला नियम लगाओगे कि अंगूठा कर दो धारा की दिशा में, फैली उंगलियां कर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो हथेलियों के लंबवत धक्का देने की दिशा का बता देगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता देगी। ठीक है, चलो भाई इतना क्वेश्चन हो गया आपका। 4 क्वेश्चन मजा आ गया लगाने में। 5वां क्वेश्चन, एम्पियर का परिपथी नियम बताए है कि नहीं, एकदम बताए। एम्पियर का परिपथी नियम हमने बताया, आपको याद करने का तरीका हमने आपको रटवा दिया था, 3 4 5 बार बताया। देखो कैसे, क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर B.dl बराबर μ0I। क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर B.dl बराबर μ0I। बंद परिपथ हमने बताया, जीरो जो होता है बंद के आकार का, यहाँ पे जीरो दिख रहा है, बंद परिपथ। बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कुल धारा का μ0 गुना होता है।
बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखी समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखी समाकलन कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता है। वीडियो को रोक करके 2 बार बोलना, अगर बोल ले गए समझो याद हो गया। बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखी समाकलन कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता है। वैसे रट्टा मारते भूल जाते, लेकिन यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र का रेखी समाकलन कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता है। भूल सकते हो, कभो नहीं भूलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको एम्पियर का परिपथी नियम याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन, लंबी धारावाही परिनालिका के अक्ष पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक लिखिए। अब बताओ, ये डेरिवेशन मैंने कराया कि नहीं? एकदम कराया हूँ। ये डेरिवेशन मैंने कराया हुआ है, वह डेरिवेशन हमने कराया हुआ है b बराबर म्यू जीरो एन आई। ठीक है, ये b बराबर म्यू जीरो एन आई कैसे आता है ये आप जाके रिवीजन की क्लास में देखो। ठीक है, बाकी यहाँ पे 1 नंबर में पूछा हुआ है डायरेक्ट फार्मूला पूछा हुआ है, तो फार्मूला अगर याद रहेगा 1 नंबर। ऐसे सोचो, इतने केवल लिखने से 1 नंबर मिल रहा है। केवल इतना इसको लिख करके फार्मूला शब्दों में लिख दो, 1 नंबर मिल रहा है। ठीक है, ये वाला केवल फार्मूला लिख दो, 1 नंबर मिल रहा है। 1 नंबर दोस्तों ऐसे आ जाते हैं, कभी ज़्यादातर ऐसे आ जाते हैं। रेयर केस में टफ आते हैं, ज़्यादातर चीज़ें आसान आती हैं। क्या आती हैं? आसान आती हैं, और चीज़ें आसान हैं। अब देखो भाई, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? छोटा सा क्वेश्चन, बड़ा आसान सिंपल सा, लेकिन ध्यान नहीं जाता हम लोग का कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र मैंने पता नहीं कितनी बार ऐसे बताया। देखो, ये तीर जब बनाते थे तब बताते थे। देखो, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है? ये लाइनिंगें जो बनाई जाती थी कि इनके बीच में जो ये गैप है, ये गैप हर जगह क्या होता है? बराबर होता है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र वह होता है जहाँ पे जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वह क्या होती हैं? एक दूसरे से समदूरस्थ कहो या समान दूरी पर स्थित होती हैं। वह क्षेत्र जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित होती हैं उसे हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं वह क्षेत्र जहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित होती हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अगला देखो भाई, अगला गजब का, ये देखो इसको में डेरिवेशन बताया हुआ है रिवीजन नंबर 2 में इकाई 3 का। इसमें हमने बताया कि आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। 2 समांतर धारावाही ऋजुरेखी तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र। ये देखो पहला तार, ये देखो दूसरा तार, ये दोनों तार है क्या है? ऋजुरेखी तार है, समांतर है। इनमें अगर धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है I1 I2, तो इनके बीच में लगने वाले बल का सूत्र बताओ। इनके बीच में लगने वाले बल का सूत्र हमने आपको सूत्र बताया है, यह बराबर म्यू 0/4 पाई I1 I2 बटे R इंटू एल। म्यू 0.2 पाई था ना, म्यू 0.2 पाई I1 I2 बटा R इंटू एल। म्यू 0.2 पाई I1 I2 बटे R इंटू एल, ये हमने सूत्र आपको बताया हुआ है। कैसे आया हुआ है इसका हमने जिक्र किया है। साथ ही साथ बताइए जो फार्मूला कैसे आया है ना, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। कैसे आया हुआ है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, और 1 नंबर में पूछा हुआ है। इसमें न्यूमेरिकल भी आता है। सोचो, बड़े नंबर से इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल से भी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब क्या चाहिए? ये फार्मूला आपको 3 जगह मिल रहा है, उसको भूल सकते हो? नहीं भूल सकते हो। भूलो तो समझो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगला देखो, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अगला है कि 2 समांतर धारावाही ऋजुरेखी तारों के बीच बल की प्रकृति आकर्षण तथा प्रतिकर्षण कब होती है? बताओ, बताए कि नहीं? आकर्षण तब होती है जब दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। जब दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जैसे देखो एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। जब धारा अलग अलग दिशा में प्रवाहित होंगी, देखो समान होंगे, धारा समान दिशा में है तो आकर्षण, विपरीत दिशा में है तो प्रतिकर्षण। विपरीत दिशा में है प्रतिकर्षण, एक ही दिशा में है तो आकर्षण बल कार्य करता है। इस तरीके से आपके सामने मैंने 9 क्वेश्चंस की व्याख्या की। उम्मीद है कि आपको इन 9 क्वेश्चन में कम से कम आपको 5 से 6 तो आते ही रहे होंगे। ठीक है ना, 5 से 6 आते रहे होंगे। अगर दोस्तों आपको इस 9 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे, ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना कि सर मुझे इतने क्वेश्चन 9 में से इतने क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, चलो
अब इसके आगे अभी मैं आपको कम से कम 8-9 क्वेश्चंस और लिखता हूं और 8-9 क्वेश्चंस और बताता हूं, फिर देखिए आपको उन 8-9 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चंस आपको आ रहा था। ठीक है, कहीं जाइएगा मत, अभी मैं 8-9 क्वेश्चंस लिख रहा हूं, फिर उसके बाद आपको बता रहा हूं। ठीक है, हाँ दोस्तों, हमने आपके सामने 6 क्वेश्चंस और लिखे हुए हैं। ठीक ना, 6 क्वेश्चंस और लिखे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लिखे, बहुत सिंपल सिदम क्वेश्चंस हैं। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इन सारे 6 क्वेश्चन में से कम 2-3 क्वेश्चन तो एकदम आता होगा, 2-3 क्वेश्चन तो आपको एकदम आता होगा। तो मिला जुला के आपको देखो, मैं जो 15 क्वेश्चन है ना, इसमें से कई सारे से हैं जो मैंने कई क्वेश्चन को एक क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, इसीलिए नहीं तो 20 पार हो जाता। कई क्वेश्चन को हमने क्या बना दिया, सिर्फ एक क्वेश्चन बना दिया है ताकि जगह कम लगे और कम जगह में ज़्यादा चीज़ें हमारी हो जाए। चलो भाई समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन भाई बढ़िया है कि चल कुंडली धारा मापी को अमीटर तथा वोल्टमीटर में कैसे बदला जाता है। ठीक है, चल कुंडली धारा मापी जो है उस धारा मापी को अमीटर में तथा वोल्टमीटर में कैसे बदला जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। हमने आपको बताया है कि ये मान चलो कि चल कुंडली धारा मापी है, जी मतलब गैल्वेनोमीटर धारा मापी। इस धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए इसके समांतर क्रम में एक बहुत छोटा सा प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, उसको शंट कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए, धारा मापी को, चल कुंडली धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसके समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़ देते हैं। क्या लिखोगे कि चल कुंडली धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए अमीटर में बदलने के लिए इसके समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिसे शंट कहते हैं। 3 लाइन में हो गया होगा काम। अब धारा मापी यानी चल कुंडली धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलना है, तो चल कुंडली धारा मापी से मान चलो ये हमारा धारा मापी है, इस चल कुंडली धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए इसके श्रेणी क्रम में एक बहुत बड़ा प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा प्रतिरोध जोड़ देते हैं। जो छोटका प्रतिरोध जोड़ा जाता है उसको शंट कहते हैं, जो बड़का प्रतिरोध जोड़ा जाता है उसको प्रतिरोध है कहते हैं। ठीक है, धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। याद हो गया होगा। अब देखो दोस्तों, अब आगे देखो, आगे इसी से मिलता जुलता एकदम क्वेश्चन है, इसी से एकदम मिलता जुलता क्वेश्चन है कि किसी वैद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में, जो अमीटर होता है, अब कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, आप कंफ्यूज हो रहे हो मुझे लग रहा है। देखो कंफ्यूज कैसे हो रहे होगे, कहोगे कि सर अभी आपने बताया कि धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए समांतर क्रम में जोड़ते हैं और यहाँ पे लिखा कि अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है, समझो जरा। ये देखो क्या है, धारा मापी को अमीटर में बदलना है तब, धारा मापी को अमीटर में बदलना है तब धारा मापी के साथ समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ते हैं। जबकि यहाँ पे कह रहा है कि कोई वैद्युत परिपथ है, जैसे मान चलो यहाँ पे जो लाइट लगी है उस लाइट में कितनी धारा जा रही है उसको मापने के लिए अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। पहला तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्यों जोड़ते हैं, ये आप पूछा है। लो आपको ये याद रहता है, कितने लोगों को याद होगा कि वैद्युत परिपथ है, उस वैद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए क्या जोड़ते हैं, अमीटर। अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, ये आप याद रखते हो, श्रेणी क्रम में। वोल्टमीटर यानी विभवांतर को मापना है तो हम लोग वोल्टमीटर लगाते हैं। वोल्टमीटर को किस क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं। ये पूछ रहा है क्यों लगाते हैं, क्यों। लो भाई गजब पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है। अब तो बत्ती गायब होगी ना, आपको जो आता था वहाँ पे चला गया। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे याद रखोगे। अमीटर को श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ते भाई, ये इसको मैं हटा ही दूँ, नहीं तो यहाँ पे ये मेरा बार बार इस पे जाएगा ध्यान और मैं इसको बताने लगूंगा। ठीक है, चलो अभी हट गया, हाथ में मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये देखो फायदा रहता है, ये इससे करो हो गया। तो हमको करना क्या है कि जो अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये आपको याद होगा। क्यों जोड़ा जाता है, इसलिए जोड़ा जाता है ताकि जो हमारा अमीटर हो,
जो हमारा अमीटर हो या हमारा जो वोल्टमीटर हो, जो हमारा अमीटर हो या जो हमारा वोल्टमीटर हो, ये दोनों बहुत कम प्रतिरोध, बहुत कम धारा ले सकें, बहुत कम धारा ले सकें या बहुत कम धारा लें, इसके लिए गजब। ठीक है, अमीटर हो या वोल्टमीटर हो, अमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। क्यों जोड़ते हैं? ताकि जो हमारा अमीटर हो या हमारा वोल्टमीटर हो वह धारा कम ले। अब ये सोचोगे कैसे? अब ये कैसे छोड़ो, ठीक है, कैसे यहाँ पे छोड़ो, बस बहुत कम धारा ले, इस पे हमने बता दिया, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे होने की ज़रूरत नहीं है, कम जानो लेकिन सॉलिड जानो। ठीक, ये चीज़ हो गया ना, पहला चीज़ क्लियर हुआ क्या कि चल कुंडली धारा मापी या केवल धारा मापी बोलो, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए इसके समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध जोड़ते हैं, इसे शंट कहते हैं। वोल्टमीटर में धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए उसके श्रेणी क्रम में एक बहुत बड़ा प्रतिरोध जोड़ते हैं। अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में इसलिए जोड़ते हैं ताकि ये बहुत कम धारा ले। अगला भाई, अगला देखो क्वेश्चन क्या है हमारा कि चुंबकीय द्विध्रुव का उदाहरण, चुंबकीय द्विध्रुव का उदाहरण, चुंबकीय द्विध्रुव का उदाहरण धारा लूप कह सकते हो। धारा लूप या वृत्ताकार लूप या कुंडली जो बताते थे ना, वह धारा लूप या वृत्ताकार लूप या कुंडली, ये सब क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव के एग्जाम्पल है। क्यों एग्जाम्पल है? क्योंकि इनमें अगर धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित करने के बाद इनको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दो, धारा लूप हो या कोई कुंडली हो या परिनालिका हो, इसमें धारा प्रवाहित करने के बाद स्वतंत्रता पूर्वक लटका दोगे तो यह भी उत्तर और दक्षिण दिशा में ही आके ठहरता है। उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर जो ठहरता है, कोई चुंबक का तो गुण होता है, जो चुंबक होता है वह चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओ तो वह उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर ठहरता है। उसी प्रकार से ये धारा लूप हुआ या परिनालिका हुआ, इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओगे ना, वह भी आकर के उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। इसका मतलब है कि ये क्या है? एक चुंबकीय द्विध्रुव है। तो ये रहा भाई, इससे ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट ये आपका है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, सूत्र, मात्रक, बीमा और कैसी राशि है, ये सब अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, परिभाषा पूछा गया, सूत्र पूछा गया, मात्रक पूछा गया, बीमा पूछा गया, कैसी राशि है, ये सब अलग अलग पूछा गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको सब बता दे रहा हूँ ताकि आप जो है एक चीज़ में सब चीज़ सीख डालो और आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो भाई, तो पहले हम क्या सीखेंगे? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा हमने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था, दो फार्मूला M बराबर NIA, यहाँ से बताया था कि आपको मात्रक निकालना और बीमा निकालना बहुत ही आसान है। मात्रक और बीमा यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन एक और सूत्र हमने बताया था, M बराबर टाउ मैक्सिमम अपान B, M बराबर टाउ मैक्सिमम अपान B। ये फार्मूला डायरेक्ट यहाँ से याद करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये फार्मूला यहाँ जरूर याद होगा आपको, टाउ बराबर MB साइन थीटा, टाउ बराबर MB साइन थीटा, यहाँ से आपको ये जरूर याद होगा। यहाँ से आप निकाल सकते हो कि M बराबर टाउ मैक्सिमम अपान B, जब साइन थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा तब। तो दोस्तों यहाँ से अगर आप परिभाषा पहले बोलें तो देखो, जो चीज़ नीचे होता है उसको एकांक बोलते हैं। एकांक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, एकांक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले ये टाउ मैक्सिमम क्या है? अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण। एकांक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल युग्म आघूर्ण को क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। परिभाषा याद हो गया? यहाँ से परिभाषा बनाना है, रट्टा नहीं मारना है मेरे भैया, रट्टा नहीं मारना है। एकांक देखो, जो नीचे होता है एकांक बोलते हैं, बी ही नीचे है तो बी चुंबकीय क्षेत्र है। एकांक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि थीटा का हमने मान क्या लिया था? 90 डिग्री। एकांक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल युग्म आघूर्ण को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। परिभाषा याद हो गया। सूत्र चाहे आप ये सूत्र लिखो चाहे ये सूत्र लिखो, दोनों सूत्र सही है। मात्रक
न्यूटन, देखो आई का ये मतलब न्यूटन नहीं भैया, गलत बोल दिया मैंने। आई मतलब एम्पियर, आई मतलब एम्पियर। ए क्या है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। मात्रक क्या हुआ इसका? एम्पियर मीटर स्क्वायर। बीमा क्या हो जाएगा? बीमा हो जाएगा L2A, L2 मतलब मीटर स्क्वायर, ए मतलब एम्पियर। ठीक है, बीमा मात्रक हो गया, बीमा हो गया। कैसी राशि है? ये सदिश राशि है, याद रख लेना भाई, ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों सदिश राशि हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला P बराबर 2L, क्यों? इसका फार्मूला M बराबर NIA या टाउ मैक्सिमम अपान B, दोनों कैसी राशि हैं? सदिश राशि हैं। ठीक है, चलो ये बढ़िया क्वेश्चन आपका हो गया। इसके बाद नमन कोण और नति कोण, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नमन कोण और नति कोण क्या होते हैं? एक एक लाइन की परिभाषा है, एक नंबर में छप जाया करता है, तो भाई इसको हमें याद करना जरूरी है। ठीक है, नमन कोण और नति कोण क्या होते हैं? ये देखो भाई, जरा मैं एक छोटा सा फिगर के माध्यम से बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, देखो एक आयताकार भाग हमने ये आयत के जैसा ये बना दिया, आयत के जैसा, और इसी पे हमने आयत के जैसा ये बना दिया, ये समझो आयत के जैसा। ये जो आयत के जैसा है इसको हम लोग बोलते हैं भौगोलिक यामोत्तर, या फिर इसको कैसे चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर, यामयोत्तर। ठीक है, चुंबकीय यामोत्तर, और इसको हम लोग बोलते हैं भौगोलिक यामोत्तर, भौगोलिक यामयोत्तर, भौगोलिक यामयोत्तर। ठीक है, भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर। अब आप सोच रहे हो कि सर आप बताने जा रहे हैं नमन कोण, ये सब क्या बता रहे हैं? समझो भाई जरा। अब देखो, अगर आपने दो ये चीज़ सीखा ना, या ये चुंबकीय यामोत्तर, ये क्या है? भौगोलिक यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का ये जो न्यून कोण है, यही न्यून कोण क्या कहलाता है? नमन कोण कहलाता है। यही न्यून कोण क्या कहलाता है? नमन कोण कहलाता है। ठीक है, हमने क्या बता दिया आपका? नमन कोण या द्विपात कोण, इसी को हम लोग द्विपात कोण भी कहते हैं। नमन कोण या द्विपात का कोण, द्विपात कोण, ये भी पूछा था आपसे, नमन कोण या द्विपात कोण किसे कहते हैं? तो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर, ये है चुंबकीय यामोत्तर, ये भौगोलिक यामोत्तर। इनके बीच का ये जो कोण है, ये कौन सा कोण है? न्यून कोण है। इनके बीच का जो न्यून कोण है, वही न्यून कोण क्या कहलाता है? आपका नमन कोण या द्विपात कोण कहलाता है। याद हो गया ना? चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच का न्यून कोण क्या कहलाता है? द्विपात कोण कहलाता है या नमन कोण कहलाता है। अब नति कोण क्या है? नति कोण समझो भाई, जैसे मान चलो कि ये कोई चुंबकीय सुई है, हमने ये जो बना दिया, ये हमारी कोई चुंबकीय सुई है। ये क्या है? कोई चुंबकीय सुई है। ये चुंबकीय सुई समझो ये क्षैतिज है, क्षैतिज के साथ ऐसे लटका दिया गया, क्षैतिज के साथ ये लटका दिया गया, तो ये चुंबकीय सुई ये वाला जो कोण बनाती है, उस वाले कोण को हम लोग नति कोण कहते हैं। तो ये हमारा हो गया पृथ्वी का क्षैतिज घटक, और ये हुआ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र घटक, यानी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कह सकते हो, वैसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्षैतिज दिशा। इसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज दिशा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच का जो कोण होता है, वह कोण क्या कहलाता है? नति कोण कहलाता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच का कोण क्या कहलाता है? नति कोण कहलाता है। ऐसे आप फिगर बना सकते हो। ये हमारा क्या है? ये हमारा कोई चुंबक हो गया, ये चुंबक हो गया, और ये चुंबक का ऐसे अगर चुंबक ठहर रहा है, वही क्या दिखाता है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ठहराता है। कोनो चुंबक लेकर के आप स्वतंत्रता पूर्वक उसको लटका दो, वह जिस दिशा में आके ठहर जाता है, वही उसकी दिशा क्या होती है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज दिशा के बीच का जो कोणवा होता है, वही कोणवा क्या कहलाता है? आपका नति कोण कहलाता है। जबकि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का जो न्यून कोण है, वही न्यून कोण क्या कहलाता है? आपका नमन कोण या आपका द्विपात कोण कहलाता है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये जो 15-16 क्वेश्चन बताया गया है, इस 15-16 क्वेश्चन में आपको 10 प्लस तो पहले से याद था, 10 प्लस क्वेश्चन आपको पहले से याद था। बस यही 4-5 क्वेश्चन और आप याद कर लोगे, तब आपको ये लगेगा कि अब हमारा
इस वाली इकाई से अगर कोई क्वेश्चंस एक नंबर में, देखो अभी क्या था न्यूमेरिकल आ जाता है, एक एक नंबर के भी न्यूमेरिकल, तो आप लोग उसको थोड़ा सा आप अनसॉल्व रखिए या तो फिर आप बुक रखिए, उसके पीछे जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करेंगे तो आपका जो एक एक नंबर में न्यूमेरिकल, देखो यम बराबर NIA पे अभी बताया हमें ना, यम बराबर NIA पे यहाँ से भी न्यूमेरिकल टपक पड़ते हैं। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल यहाँ पे आते हैं। तो एक एक नंबर के जो न्यूमेरिकल होते हैं वह बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, आसान होते हैं। एक एक नंबर के न्यूमेरिकल छूटने नहीं चाहिए। अगर आपके एक एक नंबर के, देखो एक एक नंबर के न्यूमेरिकल या एक एक नंबर के जो अति लघुत्तरी होते हैं ना, ये जो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है, अगर आपने एक एक नंबर का 6 क्वेश्चन है, अगर आपने 6 में से लगभग 5 या 4 सही किया है तो आप एग्जामिनर ये सोचता है लड़का या लड़की जो भी हो, मतलब कॉपी के अनुसार जिसकी भी कॉपी है समझो कि अच्छा है, उसके दिमाग में सेट हो जाता है कि अच्छा है। आपने अति लघुत्तरी वाला अगर सही लिखा हुआ है तो समझ जाता है कि लड़का टैलेंटेड है। ठीक है, टैलेंटेड है। तो अगर आपकी कोई चीज़ गलत भी रहती है तो उसको थोड़ा सा हाइड करता है, इग्नोर करने का प्रयास करता है। लेकिन पता चला कि आपका 6 नंबर है, 6 नंबर में आपने 2 ठो सही किया, 4 ठो गलत किया, तो उसके दिमाग में सेट हो जाता है कि ओ गड़बड़ है, ये क्या है, गड़बड़ है। जब गड़बड़ है तो आप गड़बड़ उसके दिमाग में बस सेट हुआ, अब वही गड़बड़ समझ करके आपको धीरे धीरे नंबर भी देना शुरू कर देता है। ठीक है, आप आगे अच्छा लिखे हो लेकिन स्टार्टिंग में आपने खराब कर दिया। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन नाम सुने होंगे ना, तो आपने फर्स्ट इंप्रेशन उसमें दिखा ही नहीं पाया। आपको जो फर्स्ट इंप्रेशन दिखाने का मौका मिला वह आपने दिखाया ही नहीं। इसलिए आपको जो चीज़, अगर आपको एक नंबर में अगर 2 आ रहा है तो 1 नंबर वाला पहले मत करो, जो आपको पहले आ रहा है, जो क्वेश्चन आप बढ़िया सा है पहले उसकी शुरुआत करना है। ठीक है, अगर आपको एक नंबर का 6 में से 5 आ रहा है तो आप पहले करो। अति लघुत्तरी वाले में 6 में से अगर आपको 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, अति लघुत्तरी वाला पहले करो। जो आपका सेक्शन बढ़िया से आए वहीं से आपको शुरू करना है। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग इस इकाई से इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं, और वह न्यूमेरिकल उम्मीद है कि आप सभी लोग लगाओगे, देखोगे, आपको और मज़ा आएगा। आपको जो न्यूमेरिकल से जो डर है ना, वह डर न्यूमेरिकल से काफ़ी वहाँ पे दूर होने वाला है। ठीक है, फिर चलते हैं, मिलते हैं, चलो सबको बाय बाय।